नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब पंजाब। बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जो जो आतंकवादियों को थ्रेट को मिल थ्रेट रही है, मिल रही है उसके तार उसके टर्की से। तार टर्की से। इस पर हम इस चर्चा पर हम करेंगे। चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे साथ फकीर दत्ता जो फकीर सीनियर दत्ता जो जर्नलिस्ट है, सीनियर जर्नलिस्ट है, जिनको तारुफ की जिनको जरूरत तारुफ नहीं की है, जरूरत नहीं है, और और रिटायर्ड पुलिस रिटायर्ड ऑफिसर अजीत सिंह जी हैं, अजीत सिंह और जी हैं, कर्नल और एस के कर्नल एस मंगोत्रा के भी हैं। मंगोत्रा भी हम। शुरुआत प्रदीप जी शुरुआत से करूं। प्रदीप जी से प्रदीप जी, करूं। क्या प्रदीप लगता जी, है क्या कि लगता है इस कि तरह के इस थ्रेट्स को तरह आप के किस थ्रेट को तरीके से आप किस लेते हैं? तरीके से लेते हैं? देखिए, इसकी दो देखिए, इसकी तीन दो तीन वजूहत है। वजूहत पहली है। वजूहत पहली यह है कि वजूहत अगर यह आप है कि अगर देखेंगे आप देखेंगे ओवर द पीरियड ऑफ ओवर द टाइम पीरियड जो ऑफ है टाइम जो जम्मू है कश्मीर का जम्मू हालात कश्मीर का काफी हालात सुधरते काफी हुए नजर आ सुधरते रहे हुए हैं। नजर आ रहे देखिए, हैं। जो देखिए, वॉर ऑफ जो वॉर नैरेटिव ऑफ जो चल रहा नैरेटिव था जो अभी चल तक रहा था अभी पाकिस्तान तक का, पाकिस्तान का, कहीं लगता है कि कहीं लगता है पाकिस्तान कि को जो पाकिस्तान को नैरेटिव जो की जंग नैरेटिव जो की है वो जंग जो है पाकिस्तान वो कहीं हार पाकिस्तान रहा है, कहीं हार रहा है। खासकर एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद। और दूसरी चीज जो है कि हमने देखा कि किस तरीके से लोगों ने अलगाववाद को रिजेक्ट कर दिया है, आतंकवाद को रिजेक्ट कर दिया है और राष्ट्रवाद की राह पे चल रहे हैं। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा 15 अगस्त के दिन कैसे तिरंगे के रंगों में रंगा हुआ आपको पूरा कश्मीर नजर आया। और तीसरी चीज जो है कि जर्नलिस्ट जो है वो चाहते हैं कि उनकी लाइन टो करें, वो एक डर का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। अभी तक क्या था कि पाकिस्तान का जो नैरेटिव था तो पत्रकार ही चला रहे थे, कुछ अखबारों के जरिए चलवा रहे थे और कुछ बाकी आउटलेट्स के थ्रू चलवा रहे थे, मीडिया आउटलेट्स के थ्रू। लेकिन अब वो चल नहीं रहा, तो इसलिए एक बौखलाहट है। अब यही एक वजह है कि उन अखबारों को धमकियां दी जा रही हैं, जर्नलिस्ट को धमकियां दी जा रही हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि इसके तार जो हैं जुड़ रहे हैं टर्की के साथ। और जिस शख्स के साथ कहा जा रहा है कि मुख्तार बाबा, ये हिजबुल्लाह का टेररिस्ट था, 1990 में ही हिजबुल्लाह टेरर आउटफिट के साथ था और इसको वहां से निकाल दिया गया था क्योंकि इसने 40 के करीब जो थी AK-47 दूसरी एक तंजीम को बेच दी थी। उसके बाद ये अरेस्ट हो जाता है, अरेस्ट के बाद छूट के आता है, छूट के बाद देखिए हैरान होने वाली बात यह कि ये पत्रकार बन जाता है। यानी कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आप पत्रकार बन जाइए ताकि आप जिहादी नैरेटिव बड़े आराम से चला सकते हैं। और ये पत्रकार रहता है। उसके बाद मसरत आलम का दौर शुरू होता है। 2010 में हमने देखा कि किस तरीके से कैलेंडर निकला करता था, एजिटेशन होती थी, मुख्तार बाबा उसका हिस्सा बन जाता है। और फिर ये 2018 में टर्की चला जाता है और टर्की में इसकी जो मदद करती है और जो मतलब जो डोजियर के हिसाब से, तो वो है जोधा फिशर। जोधा फिशर नाम की वो औरत है जो 8 साल कश्मीर में एक ISI एजेंट की तरह काम करती रही और उसके कनेक्शन जो थे बहुत सारी पॉलिटिकल जमातों के साथ थे, इवन पॉलिटिकल पार्टीज में पेनिट्रेट कर गई थी, सिविल सोसाइटी में पेनिट्रेट कर गई थी, चाह रही थी वीजा एक्सटेंड करना। लेकिन भारत सरकार को पता चल जाता है कि इसके मंसूबे क्या हैं, उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है। कहते हैं कि यही औरत है उसकी हेल्प करती है मुख्तार बाबा की टर्की में, और आज टर्की से देखिए हिटलिस्ट बन के आ रही है। टर्की में डिसाइड किया जाता है। लेकिन सबसे परेशान होने वाली बात यह कि कहते हैं कि ब्लैक शिप होते हैं और हमारे प्रोफेशन में भी कुछ ऐसे ब्लैक शिप है, जो 4-5 जो 6 लोग हैं वही इन्फॉर्म कर रहे हैं, वही बता रहे हैं कि किसके खिलाफ अपने हिटलिस्ट निकालनी है। और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कभी जेलसी फैक्टर्स भी होता है। जो लोग अपने प्रोफेशन में ज्यादा आगे कुछ जा नहीं पाते तो वो सोचते हैं कि बेस्ट और बेटर वे रहेगा कि हम उनको रोक कैसे सकते हैं। तो एक जेलसी फैक्टर भी काम करता है, पैसे का फैक्टर काम करता है, पाकिस्तान नैरेटिव का फैक्टर काम करता है, बहुत सारे फैक्टर मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों ने जैसे कि रेजिग्नेशन भी दिया है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऐसी चीजें करते रहेंगे। पहली बार नहीं किया, बाद में भी करते रहेंगे। इसमें मैंने कुछ लिखा हुआ है, 2 पंक्तियां शेयर कर लेता हूं। तन पर पहरा भटक रहा मन, साथी केवल है सूनापन, मैं भी रोता हूं अकेले में जो फंस गया इस झमेले में। कलम कल तक थी जो प्यारी, आज लगे है वही भारी, कल शुजात परसों मुश्ताक, मेरी भी हो सकती है बारी। लेकिन आपने एक अनरिटन कमिटमेंट करी है, हमने अनरिटन कमिटमेंट, हर हाल में खबर, चाहे कुछ भी हो जाए। और मेरे ख्याल से वो दायित्व अनरिटन कमिटमेंट का हम निभाते रहेंगे, चाहे जितनी मर्जी ये धमकियां पार से आती रहें या टर्की से हिटलिस्ट बन की आती रहें। विनोद जी। अजीत जी, आपका माइक ऑफ है। मैं कर्नल मंगोत्रा से जानना चाहूंगा कि ये टारगेट इस जर्नलिस्टों को क्यों चुना? अजीत जी, आपके पास बाद में आता। हिटलिस्ट जर्नलिस्टों को क्यों बनाई गई है और क्या मानसिकता है इन टेररिस्ट संगठनों की आउटफिट की? देखिए विनोद जी, अभी प्रदीप जी ने बिल्कुल क्लियर किया कि देखो जैसा है कि ये टेररिस्ट मानसिकता जो अभी, अब पहले तो मैं कहूँगा कि दी बिगेस्ट कॉज इज दी हमारे जो इंटेलिजेंस लोग काम कर रहे हैं। हमारी वहां पर एक एजेंसी काम नहीं कर रही है, देयर आर नंबर ऑफ एजेंसीज
इधर उनकी कोऑर्डिनेशन आप में नहीं है, अदरवाइज हाउ कैन दे पेनिट्रेट इनटू दिस सच ए वास्ट एरिया एंड देन उसका कोई उसका रिजल्ट नहीं निकलता। यस, उसके साथ हमारा आवाम भी शामिल है, क्योंकि मैं आपके ही मंच पे कई बार बोल चुका हूं कि जब तक आवाम भी इस चीज में मदद नहीं, मैं आप देखिए कि जो भी काम होता है वो आफ्टर ऑल किसी के यहाँ बैठकर होता है, किसी के यहाँ मिलकर होता है, और ये जो इनकी जो मानसिकता है उसको आप कुछ नहीं कर सकते, वो रहेगी जब तक हमारा तमाम जो इंटेलिजेंस एजेंसियां कोऑर्डिनेशन से काम नहीं करेंगी और इसको बाहर आवाम से मिलकर बाहर इसको नहीं निकलवाएंगी, ये नहीं तो चलता रहेगा। अजीत जी, कहीं ना कहीं हर, जैसे प्रदीप जी ने कहा कि सोचते हैं और आपको लगता है आइडेंटिफाई करने की सर इसमें जैसे प्रदीप जी ने बोला कि काली भेड़ें भी होती हैं, अगर पब्लिक का 10% लोग जो है इनके साथ कोऑपरेट करते हैं, बीच में अगर पब्लिक जब जो संजीदा पढ़े लिखे मतलब सूझवान लोग हैं वो इस चीज़ का बुरा भला समझते हैं कि इसके मेरिट एंड डीमेरिट क्या है। आज तक जितना भी ये टेररिस्ट का ये पीरियड चला उसमें तकरीबन सब लोगों ने ये संताप हटाया और उसका रिजल्ट भी उन लोगों ने देखा और उन्होंने कितनी मुसीबतें उठाई। तो ये जो ब्लैकमेल भी होती है और कुछ लोग इससे अवाम में जो पब्लिक में एक मैसेज देना चाहते हैं, जब जो वो चरमरा जाते हैं जब उनमें बौखलाहट आती है तो वो मीडिया का सहारा लेकर पब्लिक को गुमराह किया जाता है ताकि हमारे हौसले बुलंद हैं, अब अभी हम जिंदा हैं। तो लिहाजा ये उनकी वो एक किस्म की ये जो रणनीति है ये एक क्या बोलते हैं कि डाउनफॉल की तरफ जाती है। तो इसमें हमें कोई हताहत होने की बात नहीं करनी चाहिए और ना ही घबराना चाहिए। तो इसके साथ हमें डट के मुकाबला करना है और आगे भी जो पिछले दौर में हमने हमारे जवानों पैरामिलिट्री फोर्सेस या जितनी भी पुलिस ने ये काम किया है आगे भी ये ऐसा करते रहेंगे और समाज का तावन साथ लेके चलेंगे जिससे इस बिद्दत और बीमारी का खात्मा किया जा सकता है। प्रदीप जी, क्या आपको लगता है कि धमकियों से कोई प्रभाव पड़ता है, डर भय पत्रकार में पैदा होता है? देखिए, डर तो है, ये आसान नहीं होता क्योंकि आप एक तलवार की धार पे चढ़ने के बराबर होता है। कॉन्फ्लिक्ट जोन में काम करना आसान नहीं होता, लेकिन क्योंकि देखिए हम जरूर सोल्जर विद माइक्रोफोन है या सोल्जर विद पेन है, लेकिन सिक्योरिटी तो है नहीं हर शख्स के पास, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि उनकी कोशिश भी यही है कि वो डराना चाहते हैं। आप देखिए क्यों डराना चाहते हैं, ये नैरेटिव की जंग चल रही है। नैरेटिव की जंग जो है पिछले 70-75 साल से पाकिस्तान की तरफ से चल रही है और पाकिस्तान लगातार ये जंग जीतता आया। एक ही बार हम उनको हरा पाए थे, वो था कारगिल के टाइम। हमने उनका जो साइकोलॉजिकल ऑपरेशन था पहली बार फेल कर दिया था और पहली बार भारत ने दिखा दिया था कि हम वॉर ऑफ नैरेटिव जीत सकते हैं। और कारगिल में हमने उनको खाली मैदान जंग में नहीं हराया, नैरेटिव की जंग में भी हरा दिया। अब जैसे अनुच्छेद 370 हटता है, अनुच्छेद 370 हटने के बाद उन्हें लग रहा था कि आवाम जो है सड़कों पर उमड़ आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनको लग रहा था जब नेताओं को पकड़ा जाएगा तो हो सकता है कि वो छाती पीटते हुए सड़कों पर आएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। किसी ने एक आंसू तक नहीं टपकाया, ना फारूक अब्दुल्ला के लिए, ना उमर अब्दुल्ला के लिए, ना महबूबा मुफ्ती के लिए। ये तो इनके लिए भी बड़ा शौक था। और तीसरी चीज थी कि इनको लग रहा था ये कि कहीं जो लोग हैं शायद इतने ज्यादा नाराज होंगे, इतना आक्रोश होगा कि बहुत मुश्किल हो जाएगा भारतीय फौज के लिए उनको संभाल पाना। लेकिन बिल्कुल नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। हमने देखिए आहिस्ता आहिस्ता बदलाव कैसे आता जा रहा है। सबसे बड़ा बदलाव आप देखें, पत्थरबाजी बिल्कुल जीरो हो चुकी है। दूसरा बड़ा बदलाव देखिए, जो सिनेमा हॉल बंद किए गए थे एक बार फिर से सिनेमा हॉल रीओपन किए जा रहे हैं। तीसरा बदलाव देखिए, टूरिस्ट कितना ज्यादा फ्लो है, इकोनॉमी की तरफ लगे हुए हैं। चौथा बदलाव आप देखिए, जो घर घर तिरंगा था, ये वही कश्मीर था जहां पे या तो आईसिस का झंडा चढ़ता हुआ नजर आता था तो या आपको पाकिस्तान का झंडा नजर आता था। लेकिन घर घर तिरंगा जब मुहिम चलाते हैं प्रधानमंत्री और देखिए किस तरीके से तिरंगे के रंगों में रंगा हुआ कश्मीर नजर आया, तो ये नैरेटिव की जो जंग थी वो हारते हुए कहीं पाकिस्तान को लग रहा है कि अब तो हम नैरेटिव की जंग हार रहे हैं। क्योंकि जो पत्रकार उनको सपोर्ट कर रहे थे, एक वक्त था, मैं आपको बताता हूँ, एक अखबार हुआ करता था, उसमें सैयद सलाउद्दीन एडिटोरियल लिखते हैं। 2016 जब बुरहान वानी मर जाता है उसके बाद एडिटोरियल छपता है। आप देखिए ये वही बात होगी न्यूयॉर्क टाइम में ओसामा बिन लादेन एडिटोरियल लिखते हैं, ये हालत आ चुके थे। लेकिन आज के दौर में
पहली बार उन अखबारों की हेडलाइन में लिखा जाता है, साफ तौर पे टेररिस्ट लिखा जाता है। सुनजुआ में एनकाउंटर होता है तो कहा जाता है कि टेररिस्ट मर गए, क्योंकि कभी मुजाहिद, जिहादी, कुछ भी ऐसा वर्ड कोई यूज नहीं किया जा रहा है। मिलिटेंट वर्ड भी यूज नहीं किया गया, टेररिस्ट वर्ड यूज किया गया, क्योंकि एनीथिंग दैट फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन इज टेररिज्म। और मेरे ख्याल से ये समझ पाए हमारे कश्मीर के मित्र भी, और ये बदलाव आया, और ये बदलाव उनको हजम नहीं हो रहा है, बौखलाहट है, परेशानी है, अब तो करें क्या। तो उनको लगता है कि अगर हम किसी भी पत्रकार को धमकी देते हैं, हिट लिस्ट निकालते हैं, डर का माहौल क्रिएट करते हैं, शायद वो फिर से हमारी लाइन को टो करेंगे। और वो लाइन क्या होगी? वही पाकिस्तान की लाइन होगी, जिसमें वो भारत को बुरा दिखाएंगे। दे वांट टू पोर्ट्रे बेसिकली ग्लूमी पिक्चर अबाउट कश्मीर। कश्मीर में यानी कुछ भी ठीक नहीं है, हालात खराब है, और एक बार फिर से इंटरनेशनल लेवल पे बेचना चाहते हैं। देखिए, नॉर्मलसी तो बिल्कुल वहां नहीं है, लेकिन क्या करें, कुछ कर नहीं पा रहे, छटपटा रहे हैं। और यही छटपटाहट का नतीजा है कि अब टर्की से हिटलिस्ट बन के आती है और डराने की कोशिश करती है हमारे भाइयों को वहां पे कश्मीर में। कर्नल मल्होत्रा, क्या आपको लगता है कि इस बार भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पाकिस्तान ने ये मुद्दा उठाया? पाकिस्तान बिल्कुल बौखलाहट में, और शायद यही टेररिस्ट आउटफिट्स इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं कि परसेप्शन ऐसा क्रिएट किया जाए और जर्नलिस्टों को डरा करके अपनी लाइन टो करने के लिए मजबूर किया जाए। देखिए विनोद जी, प्रदीप जी ने बिल्कुल क्लियर किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप देखिए कि वो कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा धीरे 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 ऐसा उनको लग रहा है, पाकिस्तान को ये लग रहा है कि ये मुद्दा मरता जा रहा है। जो इसको इंटरनेशनल फॉर्म में हम इसको जिंदा रखना चाहते हैं, वो धीरे 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 रहा है, वो खत्म होता जा रहा है। जैसे इन्होंने 4-5 पॉइंट आपको लिखवा दिए कि जैसे तिरंगा, सुना नहीं था कभी तिरंगा चढ़ता था, आज तिरंगा लाल चौक में चढ़ा है। हाँ, आज तिरंगा मतलब दुनिया देखने वाली जो लोग देखते हैं कि पूरे डल गेट पर उसके साथ झंडे लगे हुए हैं जी। ये तमाम चीजें जो हैं वो पाकिस्तान की बौखलाहट का सबसे बड़ा कारण है जी। और उसके ऊपर आर्मी का प्रेशर यानी कि इतना है इस वक्त, हमारी डेंसिटी वहां इतनी है कि कोई भी जो है वो बच के वहां से निकल नहीं सक रहा। आप देखिए कि पीछे कितनी किलिंग हुई टेररिस्टों की। जब भी अभी कोई वारदात होती है, 2-4 हर दिन जो है वो मारे जाते हैं। कहा जहां भी एनकाउंटर, कर्नल मल्होत्रा से संपर्क कटा है थोड़ी देर के लिए, शायद उनको फोन आ गया है। अजीत जी से जानना चाहेंगे। अजीत जी, आपने देखा होगा सुजात बुखारी की किलिंग की, क्या उसके बाद कोई ऐसा कोई असर देखने को मिला कि वो आतंकवादियों की लाइन टो करने लगे या अलगाववादियों की लाइन टो करने लगे पत्रकार? सर, पत्रकार तो एक बैकबोन ऑफ द नेशन, रीढ़ की हड्डी होती है। ये कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं होते हैं, ये ही नो ईच एंड एवरीथिंग। इनको समाज का जो आवाज़ है, नब्ज़ है, जैसे डॉक्टर नब्ज़ देखता है पेशेंट की, इस तरह ये जो पत्रकार हैं ये इंसान की मानसिकता और उसकी नब्ज़ को पहचान लेते हैं। और ये डरने या घबराने वाली इनको कोई बात नहीं। एक वक्त था, हमने 35 साल नौकरी जो कश्मीर वैली में की है, वो तिरंगा वहाँ पर 26 जनवरी को या 15 अगस्त को वहाँ चढ़ाना बहुत मुश्किल होता था। और 15 अगस्त 14 अगस्त को वहाँ पाकिस्तानी झंडे चढ़ जाते थे। लिहाजा अभी ये जो रिफॉर्म्स हुई हैं, अभी ये जो मोदी साहब ने 370 अबॉलिश किया है, उसके बाद ये जो हालात जैसे कि ओपन माइंड या एक खुला माहौल बना है, तो ये हमने फॉर द फर्स्ट टाइम देखा है कि ऐसा माहौल इससे पहले हमने कभी नहीं देखा था कि वे लोग इतनी आज़ादी से खुल के हिंदुस्तान की बात करें। उधर हिंदुस्तान की बात करने वाले भी डरते थे। तो लिहाजा अब देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस उन वक्तों में और आज में, ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि आज लोग वो झंडा भी उठा के बड़े गौरव से चलते हैं, और ये कोई अपने आप को फीलिंग या डर महसूस नहीं करता। तो उन दिनों में हमें खास करके पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी और पुलिस को बड़ा मतलब टफ होता था 26 जनवरी 15 अगस्त को मतलब झंडा चढ़ाने के लिए। तो लिहाजा अब वो हालात ग्रेजुअली मतलब आस्ते आस्ते अब ख़त्म होते जा रहे हैं। तो ये आने वाला वक्त जो है, तो जो समझदार लोग हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो भी ये चीज़ समझ चुके हैं कि इतनी लंबी लड़ाई के बाद उन्होंने हासिल क्या किया, और आगे ये अगर उसी डगर पे चलेंगे तो हासिल वहाँ पे कुछ नहीं होने वाला।
तो लिहाजा हमारी यही कोशिश रहनी चाहिए कि जितने भी हमारे समाज के आदमी हैं जहाँ अपने कंडक्ट में आते हैं उनको एक मैसेज देना चाहिए कि भाई अमन शांति और प्यार भाईचारे से रहेंगे, मुल्क की सालमियत एकता अखंडता को बनाए रखेंगे, उसी में सबका भला होगा। ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में हैं, भाई भाई मिलकर रहेंगे तो ये हमारे मुल्क की तरक्की के लिए और इंसानियत के लिए बहुत एक मुफीद और अच्छा साबित होगा और आने वाला वक्त हमारा एक सुनहरी वक्त होगा। प्रदीप जी, जिन को सिक्योरिटी थ्रेट है, क्या उसकी खबर करना चाहिए? देखिए विनोद जी, 2-3 सवाल पैदा होते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हमने देखा कि छोटी सी बात होती है तो हमारी एक ह्यूमन राइट्स लॉबी है, बहुत शोर शराबा करने लग जाती है। अगर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस से छोटी सी भी कोताही हुई हो या नहीं हुई हो, एग्जैजरेशन, प्रोपेगेंडा, और देखिए किस तरीके से ह्यूमन राइट्स लॉबी उस मुद्दे में को लेके कूद पड़ती है मैदान में। लेकिन आज ह्यूमन राइट्स लॉबी कहाँ है? आज एक भी सवाल क्यों नहीं उठा रही वो ह्यूमन राइट्स लॉबी के लोग कहाँ हैं? मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या जर्नलिस्ट की जिंदगी नहीं? देखिए अपनी जान हथेली पे लगा के वो काम करता है। मैं आप देखिए कोविड जब हुआ, जब दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ था और सब अपने घरों में कैद थे, बंद थे, पत्रकार बाहर निकल रहा था ताकि आप लोगों के लिए काम कर रहा था और हर पल पल की आपको खबर दे रहा था। उसी तरह पे जंग के मैदान हो या कॉन्फ्लिक्ट जोन हो जहां गोलियां चल रही होती है, सब लोग भाग जाते हैं। एक मिनट के लिए आपको रोकूंगा। प्रदीप जी, आप भी उसमें थे और आप भी पॉजिटिव हुए थे। जी बिल्कुल, मैं उसके लिए मैंने उस टाइम जब पॉजिटिव हुआ था तब भी हमने हिम्मत नहीं हारी। हार नहीं मानूंगा, जीत के ही ठानूंगा, रूठे रब को मना के ही मानूंगा, दुआओं में शक्ति है, घर ऐसी भक्ति है, मान जाएगा यार वो आखिर बख्शनहार हो। बस थोड़ा धैर्य धर, हिम्मत ना हार शोरेवर, इम्तिहान खत्म हो जाएगा, फिर से अच्छा पल आएगा। और वो अच्छे पल आ गए और मैं आज आपके साथ बातचीत कर रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि मुझे यह है कि वो सियासतदान क्यों नहीं बोल रहे? महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला क्यों खामोश है इस हिट लिस्ट को लेकर? क्यों बात नहीं कर रहे? अगर उमर अब्दुल्ला की बात, महबूबा मुफ्ती की बात या फारूक अब्दुल्ला की बात लोगों तक पहुंचती है तो मेरे ख्याल से उसका जरिया पत्रकार होते हैं, उसका जरिया अखबार होते हैं, उसका जरिया टीवी होता है, उसका जरिया डिजिटल मीडियम होता है, तो इन्हीं द्वारा पहुंचती है। और आप देखिए आज आप उनके हिट लिस्ट आती है, आप बोलते नहीं क्योंकि आप एक सेक्शन को खुश रखने में लगे हुए हैं। कब तक ऐसा चलता रहेगा? कब तक ये चलता रहेगा कि आप खुश करते रहेंगे एक पर्टिकुलर सेक्शन को? आज तो आप बोलिए। और मेरे ख्याल से इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बोलना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये लोग बताते हैं, देखिए हमेशा ये डिमोनाइज करने की कोशिश करते हैं हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को, अक्सर ये मैलाइन करने की कोशिश करते हैं हमारे भारत को, हमारे हिंदुस्तान को। लेकिन आप देखिए इनकी रणनीति क्या है? रणनीति इनकी बड़ी सिंपल है। रणनीति यह है आतंकवादियों की, हिंदुओं को टारगेट करो, हिंदुस्तानियों को टारगेट करो, और जो हिंदुस्तान के साथ है उसको टारगेट करो। और देखिए ये पत्रकार भी उसी हिस्से में आते हैं। जब ये हिंदुओं को टारगेट करते हैं तो आपने देखा किस तरीके से हमारे गैर कश्मीरी मजदूरों को टारगेट करते हैं, या ये टारगेट करते हैं कश्मीरी पंडितों को। जब मैं हिंदुस्तानियों की टारगेट करने की बात करता हूं तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से उस कश्मीरी मुसलमान को टारगेट करते हैं जो तिरंगे के लिए खड़ा है वहां पे। और जब मैं बात करता हूं हिंदुस्तान को टारगेट करने के लिए तो इंस्टीट्यूशंस और सिंबल्स को किस तरीके से टारगेट करते हैं, बिल्डिंग्स को जला दिया जाता है। और आज ये पत्रकार को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आवाज जो है वो तस्वीर ना बताए जो उस तस्वीर को पूरी तरह से इन्होंने दबा के रख दिया हुआ है। और ये चाहते नहीं है कि उस तस्वीर, सही जो तस्वीर है वो देखिए, वो हमेशा चाहते हैं कि ग्लूमी पिक्चर पोर्ट्रे की जानी चाहिए कहीं ना कहीं। कर्नल मंगोत्रा, प्रदीप दत्ता ने बहुत अच्छी बात कही कि आज इनको क्यों नहीं याद आता है, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े नेता हैं, जो इन्हीं के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से आज सुर्खियों का केंद्र बने हुए हैं, अब खामोश क्यों है जब हिट लिस्ट बनती है? प्रदीप जी ये आज ही नहीं, मैं प्रदीप जी ने बिल्कुल क्लियर कर, इसमें कोई दोहरा नहीं रखा है, कोई लूप होल नहीं छोड़ा है। अगर आपको याद होगा हम लोग इसी मंच पर हमने कई बार ये पूछा है, हम जब कश्मीर में मैं खुद काम कर रहा था उस वक्त, तो मैं कई बार आवाम से ही कहता था कि भाई आज आप लोग यहाँ पर लड़ रहे हैं, आज आप लोग यहाँ जुलूस निकाल रहे हैं, उन लोगों के बच्चे कहाँ हैं? कहाँ हैं उन लोगों के बच्चे? कहाँ पढ़ रहे हैं वो?
और आज वो यहाँ पर हैं। आपको याद होगा जब वहां पर राइट हुए तो फारूक अब्दुल्ला जी लंदन में घूम रहे थे, और मैंने अवाम को बच्चों को बोला, मैंने कहा उस वहां पर मैं कई बार बातचीत कर रहा था, मैंने कहा आप भी फिर बोलते हैं जैसे आए इमशु म्योन शेरे कश्मीर, इमशु म्योन शेरे कश्मीर। मैं कहा शेरे कश्मीर उस वक्त कहाँ थे जब यहाँ पर आप लोग मारे जा रहे थे, तब वो लंदन में बैठे थे, आपको जरूरत थी जब उस वक्त हुआ कहाँ थे। ये आवाज जो है दबाई नहीं जा सकती विनोद जी, चाहे ये जो मर्जी करे, मीडिया अपना काम करेगा और करता रहेगा और आगे भी करता रहा बखूबी। और हमारे से चाहे ये सबूत मांगेंगे कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक करी या नहीं करी, हम सर्जिकल स्ट्राइक भी करेंगे और अंदर घुस के मारेंगे। ये बिल्कुल मोदी जी का नारा है, और हम अंदर आगे भी मौका मिला और अगर उन्होंने चाहा कि हम इनको आकर अंदर ठोके, और हमारी सक्षम है आर्मी इतनी कि वो अंदर जाके फिर इनको नस्ते नबूद करके आ सकती है। ये जो है कि इनका ये कहना बिल्कुल सही बात है। कहाँ है आज ये, कहाँ लोग क्यों नहीं बोल रहे आज, क्योंकि अब इनका सब कुछ जो है वो लुट चुका है, ये अब फकीर बन चुके हैं जी। जो कल आज पूरे आधे कश्मीर के मालिक बन गए हैं। कहाँ पर आप इनकी हिस्ट्री पढ़िए, आप इतिहास पढ़ेंगे आपको मालूम पड़ जाएगा कि था क्या ये परिवार। और आज सभी जानते हैं, पूरी दुनिया में कहा जाता है कि कश्मीर के अंदर सिर्फ 3 परिवारों को ने अपने आप को देखा, बाकी जनता जो थी वो बिल्कुल मतलब कहाँ रुल रही है, क्या हो रहा है उसका किसी ने कुछ नहीं पूछा। और यही वजह है कि आज जो 370 टूटने के बाद वहां का अवाम कहता है ठीक है, मैं कहता हूं मुट्ठी भर चावल हैं जो कि हैं, और जो दूसरे हैं वो कम से कम ये कह रहे हैं कि आज हमको आजादी साहब आज मिली है, पहले आजादी नहीं थी। आज 370 जब मोदी जी ने तोड़ा है तो हम लोग आजाद हुए हैं। आज इसीलिए जुर्रत कर रहे हैं कि लाल चौक में झंडा चढ़ा रहे हैं, आज इसीलिए जुर्रत कर रहे हैं कि हम लोग खुलेआम घूम रहे हैं, हम लोग पिकनिक पे जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, टूरिस्ट खुल के आ रहा है। और टूरिस्ट आएगा तो जो गरीब आदमी है वो पैसा कमाएगा और वो पैसा का जो है वो खाएगा। तो ये चीजें ये जो है ये आज की बात नहीं है कि आज ये कहाँ गए कहाँ क्या। आपको मालूम है सभी कि इनकी आवाज दिल्ली में कुछ होती थी, जम्मू में कुछ होती थी और श्रीनगर में कुछ होती थी। तो ये गिरगिट हैं, रंग बदलेंगे, रंग बदले। अब आवाम को बिल्कुल पता चल चुका है कि कौन क्या है हु, और अब वो उसी हिसाब से आवाम भी इनका जवाब देगा। जी अजीत जी, आपसे जानना, जो पिछली सरकारें हैं जो अपील करती रही हैं, आपका म्यूट है, आपका स्पीकर हाँ जी सर, हमारा मानना ये है कि इन लोगों का जो करेक्टर था, ये जो लोग इन्होंने सिर्फ अपने घर भरे हैं, तो आम कॉमन पब्लिक के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। अब गरीबी बेरोजगारी जितना भी है, लूट खसूट इन्होंने आज तक डट के की है, और इनके बच्चे लंदन अमेरिका कनेडा में पढ़ते हैं। तो जो गरीब जो है बेचारा गृहस्थु आदमी गाँव का, वो यहाँ पे 2 टाइम की रोटी के लिए उसको लाले पड़े। अब इनकी प्रॉपर्टी देखो, अब ये जो अपनी बेईमानी और करप्शन की वजह से ये लोग अपनी दुकानदारी चला रहे हैं और जिंदा है। अभी ये साइलेंट इसी वजह से हैं कि भाई अगर हम बोले तो हमारे पिछले जितने भी ये जो हमने कारनामे किए हैं वो सारे गवर्नमेंट ने मतलब साफ सामने पब्लिक के लिए लाने हैं और हम नंगे हो जाएंगे। तो इस वजह से उस डर से ये नहीं बोल रहे हैं। तो अब पब्लिक भी ये समझ चुकी है कि भाई ये जो पॉलिटिशियन है इन्होंने कश्मीर को लूटा और इनको लूटा और कूटा भी है। तो लिहाजा अब लोगों को इनका असलियत का पता चल गया। ये जो पहले ये लोगों को भरम पालते थे कि भाई ये फलाना जो तो पब्लिक गलियों में आ जाएगी और एक बड़ा आक्रोश पैदा करके स्ट्रगल करेगी और गवर्नमेंट को इसका कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा वो इन लोगों का अब भरम टूट गया है। तो अब ये जो है नो वी आर रनिंग इन 21 सेंचुरी। अब लोग ही नो ईच एंड एवरीथिंग, इनके हर बात की ये बेईमानी करप्शन ये जो करेगा आगे आने वाला वक्त, उसको जो यंग जनरेशन है वो टॉलरेट नहीं करेगी। जहाँ पर जब तक साफ सुथरी पॉलिटिकल लोग आगे नहीं आएंगे तब तक ये आगे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पॉलिटिशियनों में एक ईमानदारी, ध्यानदारी
आनी चाहिए और ये सबके मोदी जी का सबका साथ और सबका विकास लेकर चलेंगे तो आने वाला समाज जो है वो उसका सुनहरी जो सपना वो साकार होगा और आवाम भी जो है बड़ा आराम से अपने दिन जिंदगी का गुजारेगा। और ये सिर्फ इन्होंने एक ये मुद्दा रखा हुआ है हिंदू मुसलमान वर्सेस ये इनको लड़ाई झगड़ों में उलझा कर अपनी दुकानदारियां अजीत जी चलाते हैं। आखिरी ऐसा नहीं होना आखिरी सवाल प्रदीप जी से लिमिट थी देखिए, सईद सलाउद्दीन के बच्चे सरकारी नौकरी करते, अली शाह गिलानी का पूरा परिवार, बिट्टा कलाटी की पत्नी भी गजटेड ऑफिसर, हद तो ही इतना वक्त अपील। बदला, हालात बदले, वक्त बदला, हालात बदले, मानसिकता बदली, सोच बदली। और पहली बार आपने देखा होगा कि टेरर विक्टिम्स को रिजर्वेशन दी गई है एमबीबीएस और बीडीएस की सीट्स में। फारूक जी। अब्दुल्ला उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर थे और मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कुछ साल पहले। तो मैंने कहा कि आपने क्या हासिल किया सैयद सलाउद्दीन के बच्चे को, बेटे को एमबीबीएस सीट देकर? क्या सैयद सलाउद्दीन ने आतंकवाद छोड़ दिया? क्या सैयद सलाउद्दीन ने कश्मीरियों को मारना छोड़ दिया? तो उनके पास जवाब नहीं था। देखिए, आप जब 50 सीट्स हैं, 50 में से एक सीट आप सैयद सलाउद्दीन के बच्चे को देते हैं, यानी कि आप किसी कश्मीरी का हक खाते हैं। तो वो किसकी वजह से दिया था, क्यों दिया था, वो तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन दूसरी चीज, पहली बार टेरर विक्टिम को आप सीट्स दे रहे हैं। और तीसरी चीज जो बदलाव देखिए कैसे है, आप देखिए पत्थरबाजी 0%। इस बार किलिंग्स अगर देखिए कितने मारे गए हैं, 190 के करीब आतंकवादी अभी तक मारे जा चुके हैं। लोकल रिक्रूटमेंट लेवल देखिए तो बिल्कुल कम हो चुका है पिछले साल के मुकाबले में। इस साल सिर्फ 40 के करीब है, जबकि अगर पिछले साल देखें तो 100 के ऊपर आंकड़ा जा रहा था। यानी कि रिक्रूटमेंट में भी काफी कमी आई है। तो यही एक वजह है, क्योंकि 3 किस्म के नैरेटिव यहाँ चलते थे। एक नैरेटिव था पाकिस्तानी नैरेटिव, एक नैरेटिव कश्मीरी नैरेटिव था और एक हिंदुस्तान का नैरेटिव था। लेकिन ये दो नैरेटिव जो थे, जो पाकिस्तान का नैरेटिव था अक्सर का हिंदुस्तान के नैरेटिव पे हावी रहता था। यही एक वजह है कि अब बौखलाहट है, बौखलाहट की वजह से अब ये क्या किया है, जो बंदूक की बैरल है उन्होंने अब उन पत्रकारों की तरफ टारगेट मतलब ट्रेन कर दी है, उनकी तरफ मोड़ दी है। तो मेरे ख्याल से दो कहावतें हैं, फ्रेज यूज किया जाता है, विंड्स ऑफ चेंज, और दूसरा होता है कि पाकिस्तान के सेल्स को दे हैव लॉस्ट दैट विंड। तो अब उनकी वो नाव नहीं चल रही जिस दिशा में वो लेना चाहते थे, और वो दिशा क्या थी, वो थी डेथ और डिस्ट्रक्शन की, और वो यही चाहते थे। तो जो हो नहीं पा रहा है बौखलाहट में, अब कभी कहीं से हिटलिस्ट निकल रही है, कभी टर्की से निकालेंगे, कभी पाकिस्तान से निकालेंगे, लेकिन तब भी काम करते रहे हमारे शख्स, और आज भी हमारे शख्स काम करते रहेंगे। और पत्रकारिता एक ऐसा नहीं है, एक मिशन है, एक मिशन के तहत। हाँ, जिसने दुकानदारी पहले भी चलाई, मेरे ख्याल से वो पत्रकार तो कहलाए नहीं जाएगा। जो आज भी अगर यहाँ पे बैठ के उनको इन्फॉर्मेशन दे रहा है और अपने भाइयों को मरवाने की कोशिश कर रहा है, तो उन्हें पत्रकार तो कहा नहीं जा सकता। तो वो तो व्हीलर और डीलर है। व्हीलर और डीलर की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ अपने भाइयों के लिए जो पत्रकार हैं, जिन्होंने ये ठान लिया है कि हाँ, हमें देश की तस्वीर बदलनी है और हमें कश्मीर को उस रास्ते पर ले जाना है जहां पे कश्मीर हमने 80 में छोड़ा था। प्रदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अजीत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कर्नल मंगोत्रा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि ऐसे मुख्तार बाबा जैसे लोग अगर हमारी पत्रकारिता में है तो उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। धन्यवाद।